A very good afternoon to all the participants of this webinar. And today in this webinar, we'll be dealing with, under the subject of accountancy, we'll be dealing with basic accounting procedure, what is known as the journal entry. इस यूनिट को पढ़ लेने के बाद आप डबल एंट्री सिस्टम के मीनिंग और महत्व को समझ पाएंगे। आप अपने आप को अकाउंट शब्द से परिचित पाएंगे और अकाउंट्स को किस प्रकार से वर्गीकृत किया जाता है पर्सनल अकाउंट, रियल अकाउंट और नॉमिनल अकाउंट में, उससे परिचित होंगे। आप ये नोट करेंगे कि इस तरह से जब हम वर्गीकरण करते हैं या और ज़्यादा वर्गीकरण करते हैं, उप वर्गीकरण करते हैं अकाउंट्स में, तो उससे क्या फ़ायदे होते हैं। आप ये भी जानेंगे कि डेबिट क्या होता है, क्रेडिट क्या होता है, और किसी भी ट्रांजैक्शन या किसी भी इवेंट में डेबिट और क्रेडिट किस तरह से चलते हैं। जैसे मैंने आपको पहले भी कहा है कि ट्रांजैक्शंस और इवेंट्स रिकॉर्ड किए जाते हैं बुक्स ऑफ अकाउंट्स में, और आप उन पॉइंट्स को भी देखेंगे जिनका ध्यान रखना ज़रूरी होता है जब हम किसी भी ट्रांजैक्शन को जर्नल में रिकॉर्ड करते हैं। तो आते हैं डबल एंट्री सिस्टम पर। ये जो डबल एंट्री का सिस्टम है अकाउंटिंग का, ये 500 साल से भी ज़्यादा पुराना है। और लूका पैसियोली एक इटली के फ्रायर और मैथमेटिशियन थे, फ्रायर जो चर्च में काम करते हैं, और उन्होंने किताब प्रकाशित की थी जिसका नाम है समा डी अरिथमेटिका जेमेट्रिया प्रोपोर्शनी एट प्रोपोर्शनलिटा, और इसका अर्थ होता है एवरीथिंग अबाउट अरिथमेटिक ज्योमेट्री एंड प्रोपोर्शंस। ये किताब उन्होंने प्रकाशित की थी लूका पैसियोली ने। पहली बुक जिसने डबल एंट्री के अकाउंटिंग सिस्टम का वर्णन किया, ये वो पहली किताब है। डबल एंट्री का जो सिस्टम है बुक कीपिंग का, वो एक ऐसी प्रक्रिया में निकल के आया है जिसमें अलग अलग अकाउंटिंग टेक्निक यूज की जाती थी, और यही एकमात्र वैज्ञानिक सिस्टम है अकाउंटिंग का। इस डबल एंट्री सिस्टम के अनुसार हर ट्रांजैक्शन के दो पहलू होते हैं। दो दृष्टिकोणों से हर ट्रांजैक्शन को देखा जाना चाहिए। एक तो है डेबिट और दूसरा है क्रेडिट, और ये दोनों दृष्टिकोण बुक्स ऑफ अकाउंट्स में रिकॉर्ड किए जाते हैं। यानी जब भी हम कोई ट्रांजैक्शन रिकॉर्ड करेंगे तो हम दो एंट्री करेंगे, इसीलिए इसका नाम है डबल एंट्री। और इसलिए हर ट्रांजैक्शन में कम से कम दो अकाउंट्स पे असर आता है। जब भी हम हर ट्रांजैक्शन को रिकॉर्ड करते हैं तो एक ट्रांजैक्शन का पहलू एक अकाउंट में रिकॉर्ड करते हैं और उसका जो दूसरा पहलू है वो दूसरे अकाउंट में रिकॉर्ड करते हैं, तो इसलिए दो अकाउंट्स पर असर आता है। जैसे मान लीजिए कि हमने फर्नीचर खरीदा, तो जब हम फर्नीचर खरीदते हैं या तो हमारा कैश कम होता है जिससे हम फर्नीचर खरीदते हैं, या जो हमारी लायबिलिटी है किसी सप्लायर के प्रति वो बढ़ जाती है। और दूसरी तरफ एक नया फर्नीचर एक्वायर हो जाता है। यानी ये दो पहलू हो गए। एक तरफ का पहलू है कि ये कैश का कम होना या लायबिलिटी का बढ़ जाना। अगर हम क्रेडिट पे खरीदते हैं तो लायबिलिटी बढ़ जाती है, अगर हम कैश से खरीदते हैं तो कैश बैलेंस घट जाता है और हमारे जो फर्नीचर है वो बढ़ जाता है। और ये बात पहले ही क्लियर कर दी गई है हमारे द्वारा। ये डबल एंट्री का सिस्टम है, ये दोनों, इसके दोनों पहलुओं को रिकॉर्ड करता है। तो इसलिए इसको अगर डिफाइन करना हो तो
उसको डिफाइन किया जा सकता है कि ये एक ऐसा सिस्टम है जो कि पहचानता है और रिकॉर्ड करता है दोनों पहलुओं को ट्रांजैक्शंस के। ये जो सिस्टम है ये साबित हुआ है कि ये बहुत ही सिस्टमैटिक सिस्टम है, एक सलीके से ये चलता है, और ये पाया गया कि ये बहुत ही फायदेमंद है फाइनेंशियल मामलों को रिकॉर्ड करने के लिए किसी भी संस्था के जो कि पैसे का इस्तेमाल करती है। अगर हम देखें कि इसके फायदे क्या हैं डबल एंट्री सिस्टम के, और मैं आपको याद दिलाऊं कि हम लोग जो डॉक्यूमेंट्स यूज कर रहे हैं वो ऑथेंटिक डॉक्यूमेंट्स हैं इंडियन चार्टर्ड अकाउंट इंस्टीट्यूट के, तो इसलिए इन डॉक्यूमेंट्स से आप आसानी से अपना रिवीजन कर पाएंगे। तो जो डबल एंट्री सिस्टम के फायदे हैं, ये सिस्टम जो है निम्नलिखित फायदे देता है। यानी कि पहला फायदा यह है कि इस सिस्टम से अकाउंटिंग एक्यूरेटली होती है, और ट्रायल बैलेंस के यंत्र के माध्यम से ट्रायल बैलेंस जो बनता है उसके माध्यम से जो एक्यूरेसी आती है अकाउंटिंग के काम में। दूसरा है कि जो प्रॉफिट अर्न किया जाता है या जो लॉस सफ़र किया जाता है वो पता लगाया जा सकता है उसके डिटेल्स के साथ कि हमें कितना प्रॉफिट या लॉस हुआ। तीसरा फ़ायदा ये है कि जो फाइनेंशियल पोजीशन है फर्म की या इंस्टीट्यूशन की वो भी पता लगाई जा सकती है कि वित्तीय स्थिति क्या है हर पीरियड के अंत में, और ये बात हमको बैलेंस शीट तैयार करके पता चलती है। उसके बाद ये सिस्टम हमको अकाउंट्स में वो सब डिटेल्स रखने की सुविधा देता है जो ज़रूरी होते हैं, और इसलिए ये बहुत ही महत्वपूर्ण सूचना देता है कंट्रोल नियंत्रण के माध्यम से, नियंत्रण के पर्पज से। और एक और फ़ायदा जो है वो ये है कि एक साल का जो रिज़ल्ट है उसको उसके पिछले सालों से कंपेयर किया जा सकता है, मिलान किया जा सकता है, और क्या कारण है कोई अगर बदलाव होता है रिज़ल्ट में तो वो क्यों हो रहा है ये भी पता लग जाता है। और इन फ़ायदों की वजह से ये सिस्टम काफ़ी विस्तृत रूप से हर देश में इस्तेमाल होता है। अब आते हैं कि अकाउंट बनाया कैसे जाता है। हमने देखा है कि अकाउंटिंग इक्वेशन कि कैसे अकाउंटिंग इक्वेशन सच हो जाती है हर केस में। तो अकाउंटिंग इक्वेशन जो है कैपिटल इज इक्वल टू एसेट माइनस लायबिलिटीज। एक पर्सन अपना बिजनेस स्टार्ट करता है, मान लीजिए कि 10 लाख कैपिटल से शुरू करता है वो, और कैश भी लेके आता है या दोनों चीज़ें लेके आता है वो। जो ट्रांजैक्शंस एंटर होते हैं फर्म के द्वारा वो कैश बैलेंस को दो तरह से बदलेंगे। जो भी ट्रांजैक्शन फर्म करती है उससे कैश बैलेंस दो तरीके से चेंज होता है। एक तरीका ये है जो कैश बैलेंस को बढ़ाएगा, और दूसरा तरीका वो होगा जो कैश बैलेंस को घटाएगा। जब हम कोई सामान खरीदते हैं या कोई सैलरी देते हैं या रेंट देते हैं तो कैश बैलेंस घटेगा। जब हम कोई सामान बेचते हैं कैश में या कस्टमर से हम पैसा इकट्ठा करते हैं जो सामान हमने बेचा था उसका, तो हमारा कैश बैलेंस बढ़ जाता है। हम कैश बैलेंस को बदल सकते हैं हर ट्रांजैक्शन के साथ। जब भी कोई ट्रांजैक्शन हो तो हम कैश बैलेंस को चेंज कर सकते हैं, लेकिन ये बहुत ही बोझ वाला काम हो जाएगा। इसके बजाय ये बेहतर होगा कि हम सारे ट्रांजैक्शंस को, बजाय इसके हम क्या कर सकते हैं कि हम सारे ट्रांजैक्शन जिससे कि बढ़त होती है उसको हम एक कॉलम में लिखें, और जिन ट्रांजैक्शन से घटत होती है कैश बैलेंस की उसको हम दूसरे कॉलम में लिख लें, और बाद में हम दोनों कॉलम के को माइनस कर लेंगे तो नेट रिजल्ट आ जाएगा हमारे पास। अगर हम सारे जितनी भी बढ़त हुई हैं उनको जोड़ लें
ओपनिंग बैलेंस में कैश के, और उसके बाद जो घटत हुई है उसको घटा दें कैश बैलेंस में से, तो हमें पता लग जाएगा कि हमारा क्लोजिंग बैलेंस कैश का कितना है। और इस प्रकार से बहुत ही महत्वपूर्ण इंफॉर्मेशन हमें उपलब्ध हो जाएगी कैश के संबंध में। तो जो दो कॉलम जिनकी हमने बात की है वो आमतौर पे एक अकाउंट के रूप में लिखे जाते हैं, जिसको हम टी फॉर्म नाम से बुलाते हैं, और इसको नीचे दिखाया जा रहा है। आप देख सकते हैं कि ये कैश अकाउंट है, और कैश अकाउंट में दो कॉलम दिख रहे हैं आपको। एक में बढ़त हो रही है कैश की, और दूसरे कॉलम के द्वारा घटत हो रही है कैश की। ओपनिंग बैलेंस मान लीजिए 10 लाख था, और उसके बाद बार बार ये कैश बढ़ता जा रहा है, और बाद में कैश घटता जा रहा है, और किसी ट्रांजैक्शन से कैश घटता है, किसी ट्रांजैक्शन से कैश बढ़ता है। जो बढ़त होती है तो हम उसको बाएं तरफ लिख रहे हैं इंक्रीज, और जो घटत होती है उसको दाएं तरफ लिख रहे हैं डिक्रीज के रूप। और उसके बाद दोनों को हम माइनस कर लेते हैं, तो जो बची हुई फिगर है 1,85,000, वो हमारी बचा हुआ बैलेंस है। इसको कहते हैं टी अकाउंट या टी फॉर्म, जिसमें ये अकाउंट मेंटेन किया जा रहा है। अब चूंकि हर टी अकाउंट ये दिखाता है कि केवल राशियां दिखाता है और डिस्क्रिप्शन नहीं दिखा रहा, पता कैसे चलेगा कि ये कैश क्यों आ रहा है, ये कैश जा क्यों रहा है? तो हम क्या करते हैं कि हम हर ट्रांजैक्शन को किसी तरह से एक की बना देते हैं उसकी। जैसे कोई नंबरिंग हम यूज कर लेते हैं, यहाँ पर जैसे हमने 1 2 3 4 5 6 नंबर करके यूज किए हैं, वो उसकी कुंजी है। लेकिन हम डेट भी यूज कर सकते हैं इस पर्पस के लिए। हमने क्या किया है कि हमने जो बढ़त है कैश की वो हमने बाएं तरफ रख दिया, और जो घटत है वो दाएं तरफ रख दिया, और क्लोजिंग बैलेंस पता लगाने के लिए हमने बढ़त में से घटत को माइनस कर दिया। इस तरह से जो कैश के रिसीट्स हैं और कैश के पेमेंट्स हैं, ये बहुत सुविधाजनक रहता है ये ट्रीटमेंट। यहां हमने केवल एक अकाउंट की बात की है जिसका नाम है कैश। अब हम देखते हैं कि हम ये टी अकाउंट एसेट या लायबिलिटीज के लिए कैसे कैसे बना सकते हैं। कुछ उदाहरण लेते हैं। पहला उदाहरण ये है कि मान लीजिए कि हमारे पास का निवेश है, जो ओनर्स निवेश कर रहे हैं, और वो 25 लाख रुपए लेके आते हैं बिजनेस में कैश में। जब वो कैश में लेके आएंगे तो इसके दो पहलू होंगे। इसका असर दो अकाउंट्स पे होना है, क्योंकि डबल एंट्री सिस्टम है। पहला असर तो ये है कि हम कैश को बढ़ा देंगे, यानी जैसे हमने कहा कि कैश का जो टी अकाउंट था वहां पे हमने इंक्रीज साइड में 25 लाख डाल दिया, और दूसरी तरफ हम जो है जो कैपिटल है, कैपिटल में हम बढ़त कर देंगे 25 लाख की। कैपिटल अकाउंट में जो बढ़त है वो हम दाएं तरफ लिखते हैं, और घटत को बाएं तरफ लिखते हैं। अब ट्रांजैक्शन नंबर 2 लाइए। यानी पहले ट्रांजैक्शन में क्या था कि ओनर्स कुछ कैश लेके आए बिजनेस में कैपिटल के रूप में। दूसरा ट्रांजैक्शन क्या है कि क्रेडिटर्स को कैश दिया गया 14 लाख रुपए का। जो क्रेडिटर्स को कैश दिया गया 14 लाख रुपए का, इसका असर कैश अकाउंट पे होगा, और क्योंकि हमने कैश दे दिया तो कैश हमारा घट जाएगा, तो डिक्रीज साइड में हम 14 लाख लिख देंगे। और क्रेडिटर हमारे जो है, क्रेडिटर का अकाउंट जो है वो भी घट जाएगा, तो चूंकि वो लायबिलिटी साइड होती है उसको भी हम एक घटत यहाँ 14 लाख रुपए की दिखा दी। क्रेडिटर्स का लायबिलिटी साइड है, तो लायबिलिटी साइड को हम में डिक्रीज हम बाएं तरफ लेते हैं, और इंक्रीज को हम दाएं तरफ रखते हैं। तो इस प्रकार से अकाउंट हम जो प्रॉपर रूट है अकाउंट का वो ये हो जाता है कि हम तारीख लिखेंगे, फिर पर्टिकुलर्स लिखेंगे, फिर कोई रेफरेंस नंबर देंगे, फिर अमाउंट लिखेंगे। ये
एक तरफ का हो गया घटत का या दूसरी तरफ बढ़त का हो गया डेट पर्टिकुलर रेफरेंस अमाउंट, डेट पर्टिकुलर रेफरेंस अमाउंट, डेट पर्टिकुलर रेफरेंस अमाउंट। इस तरह से हम दो साइड अकाउंट की बना लेते हैं, एक है घटत की साइड, एक है बढ़त की साइड। अब आते हैं डेबिट और क्रेडिट। तो हमने देखा है कि टी अकाउंट जो हम बना रहे हैं, टी शेप के अकाउंट है इसलिए इसका नाम टी अकाउंट है। उसमें जो इंक्रीज और डिक्रीज की एंट्रीज की जाती हैं, लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड पे की जाती हैं अगर वो एसेट्स हैं। अगर वो लायबिलिटी हैं तो हमने देखा है कि वो इंक्रीज जो है वो राइट हैंड साइड पे होगा और डिक्रीज लेफ्ट साइड पे होगा। लेकिन औपचारिक रूप से जो अकाउंटेंट्स हैं टर्म्स यूज करते हैं डेबिट। अगर वो एक एंट्री बाएं तरफ कर रहे हैं किसी अकाउंट में तो उसको कह देते हैं वो डेबिट, और अगर किसी अकाउंट में वो एंट्री दाएं तरफ कर रहे हैं तो उसको वो कह देते हैं क्रेडिट। जो अकाउंटेंट लोग हैं कि क्रेडिट जो है वो दाएं तरफ है और डेबिट जो है वो बाएं तरफ है। अब हम ये जानते हैं कि कुल जो लायबिलिटीज हैं हमारी, उसको अगर हम कुल एसेट्स में से घटा दें तो हमें अपना कैपिटल पता लग जाता है। इसको कहते हैं अकाउंटिंग इक्वेशन। अकाउंटिंग इक्वेशन है एसेट्स बराबर है लायबिलिटीज प्लस कैपिटल, या फिर एसेट माइनस लायबिलिटी इज इक्वल टू कैपिटल। इसी इक्वेशन को और बेहतर समझने के लिए चलिए हम इस इक्वेशन को थोड़ा सा और एक्सपेंड करते हैं और बढ़ाते हैं। हमें कहेंगे कि एसेट्स इक्वल टू लायबिलिटीज प्लस कैपिटल की जगह में लिख दिया स्टॉक होल्डर्स की इक्विटी। कैपिटल वो है जो इक्विटी है स्टॉक होल्डर्स की। तो ये जो इक्विटी है ये लायबिलिटीज प्लस स्टॉक होल्डर्स इक्विटी को लिखने के लिए हम स्टॉक होल्डर्स इक्विटी को ऐसे लिखेंगे कि कोई भी कैपिटल जो कंट्रीब्यूट किया गया प्लस जो पहले की अर्निंग पहले से जो मौजूद थी, उसके बाद जो रेवेन्यू उस साल में आया उसमें से माइनस हुआ जो खर्चा उस साल में हुआ, और उसमें से माइनस हुआ डिविडेंड। डिविडेंड भी एक तरह का खर्चा है। तो इस तरह से करके हमने एक्सपेंड कर लिया उसको एसेट्स इक्वल टू लायबिलिटीज प्लस कंट्रीब्यूटेड कैपिटल प्लस बिगिनिंग रिटेन्ड अर्निंग्स प्लस रेवेन्यू माइनस एक्सपेंसेस माइनस डिविडेंड। इसके बाद हमने ये भी देखा है कि अगर कोई चेंज होता है इक्वेशन की एक साइड में तो निश्चित रूप से उसी तरह का चेंज दूसरे साइड की इक्वेशन में भी होगा, या उन्हीं आइटम्स में कोई एक साइड में ही अगर कोई एक जगह कोई चीज़ बढ़ती है तो दूसरी चीज़ घट जाएगी। इक्वेशन एक ही साइड में है तो अपोजिट चेंज आएगा, अगर डिफरेंट साइड है तो एक तरह का चेंज आएगा, या तो बढ़त होगी या घटत होगी। इसको हम नीचे दिखा रहे हैं। मान लीजिए सबसे पहले किसी ने बिजनेस स्टार्ट किया और उसने स्टार्ट किया कैश 10 लाख रुपए से। तो 10 लाख रुपए हमारे एसेट साइड में आ गए, ये कैश है। और इस वक्त अगर हम यही इक्वेशन लगाएं, हर स्टेज में हम इक्वेशन लगा सकते हैं एसेट इक्वल टू लायबिलिटी प्लस ओनर्स कैपिटल। जो एसेट आए हैं वो बराबर है लायबिलिटी, लायबिलिटी तो कोई वक्त है नहीं, और 10 लाख रुपए कैपिटल में चला गया। उसके बाद 5 लाख रुपए बोरो किए गए। तो जब 5 लाख बोरो किए तो 5 लाख ये जो टोटल है हमारा टोटल एसेट्स वो 5 लाख हो गया, बढ़ गया, और 5 लाख रुपए हमने लायबिलिटी साइड में लिख दिए। जो हमने लोन लिया तो 5 लाख हमने लायबिलिटी साइड में लिख दिया, और ये 5 लाख जो ऐड हो रहा है एसेट्स में ये हमारा कैश है, क्योंकि कैश लोन ले लिया हमने। उसके बाद बिजनेस से हमने जब कैश विड्रॉ किया तो उसमें एसेट्स में से ये 2 लाख कम हो गया, और ओनर का कैपिटल भी 2 लाख कम हो गया क्योंकि कैपिटल में से विड्रॉल हो रहा है। और उसके बाद जब हमने लोन वापस किया
लोन वापस करने पे हमारा कैश 1 लाख का कम हो गया और हमारी लायबिलिटी भी कम होगी क्योंकि लोन हमने वापस कर दिया। और इन चारों स्थितियों में आप देखेंगे कि एसेट इक्वल टू लायबिलिटी प्लस कैपिटल, ये इक्वेशन वर्क कर रही है। जैसे हमने पहले देखा है, जो भी ऊपर दिया गया है, अभी हमने जो डिस्कस किया है, वो केवल तभी होता है जब नंबर ऑफ ट्रांजेक्शन कम हो। लेकिन अगर ट्रांजेक्शन बहुत ज़्यादा हो जाते हैं तो एक फ़र्क प्रोसीजर इंक्रीजेज और डिक्रीजेज लिखने का बनाया जाता है, जो कि अलग अलग कॉलम्स में किया जाता है। वो ज़्यादा यूजफुल होता है और इससे महत्वपूर्ण इंफॉर्मेशन मिलती है। जैसे जो ट्रांजेक्शन्स ऊपर दिए गए थे, वो इस नए मेथड से अब हम दिखा रहे हैं। तो नया मेथड क्या है कि ये हमने टोटल एसेट्स लिखे हैं इक्वल टू लायबिलिटीज प्लस कैपिटल, और जो घटत है वो उसका कॉलम अलग बना दिया है, जो बढ़त है उसका हमने कॉलम अलग बना दिया। जब भी एसेट कोई घटेगा वो हम डिक्रीज में लगाएंगे, जो बढ़ेगा एसेट तो हम दूसरे साइड में बनाएंगे। मतलब हमने दो दो कॉलम कर दिए, एसेट के, लायबिलिटी के और ओनर के कैपिटल के, जिसमें एक कॉलम है बढ़त का, एक। अब एक परंपरा है कि जब भी हम एसेट्स को बढ़ाते हैं उसको हम लेफ्ट साइड में लिखते हैं, और जब भी एसेट घटते हैं तो उसको हम राइट साइड में लिखते हैं। ये परंपरा है। और लायबिलिटीज और कैपिटल के केस में जब भी लायबिलिटी कैपिटल बढ़ते हैं तो उनको राइट साइड में लिखते हैं, और जब वो घटते हैं उनको हम लेफ्ट साइड में लिखते हैं। और जब हम दोनों साइड एक साथ टी फॉर्म में लिख देते हैं तो लेफ्ट साइड हमारी कहलाती है डेबिट साइड और राइट साइड हमारी कहलाती है क्रेडिट साइड। जब एक अकाउंट में एक रिकॉर्ड लिखा जाता है, बनाया जाता है डेबिट में या लेफ्ट साइड में, तो कोई भी कहता है कि उस अकाउंट को डेबिट कर दिया गया है। और इसी तरह से अगर कोई रिकॉर्ड राइट साइड में बनाया जाता है तो हम कहते हैं कि उस अकाउंट को क्रेडिट कर दिया गया है। यानी जब ट्रांजैक्शन राइट साइड में लिखा जाता है तो हम कहते हैं अकाउंट को क्रेडिट कर दिया गया, लेफ्ट साइड में लिखते हैं उसको कहते हैं अकाउंट को डेबिट कर दिया गया। जब भी कोई एसेट का अमाउंट बढ़ता है तो उस एसेट का अकाउंट डेबिट किया जाता है। यानी अगर फर्नीचर ले लिया गया तो फर्नीचर का अकाउंट डेबिट किया जाएगा क्योंकि वो एसेट है। और एसेट का अकाउंट क्रेडिट तब किया जाता है जब कोई रिडक्शन या घटत हो जाता है एसेट के अमाउंट में। मान लीजिए एक फर्म फर्नीचर खरीदती है 8 लाख रुपए का, तो फर्नीचर अकाउंट को 8 लाख रुपए से डेबिट करना होगा, क्योंकि जो एसेट है वो बढ़ गया है उस राशि से, 8 लाख से बढ़ गया है। मान लीजिए बाद में वो फर्म उस फर्नीचर को बेचती है, या कोई भी फर्नीचर बेचती है 3 लाख रुपए का, तो फर्नीचर घट जा रहा है, तो ये जो घटत है इसको रिकॉर्ड किया जाएगा फर्नीचर अकाउंट को क्रेडिट करके 3 लाख रुपए से। दूसरी बात, अगर कोई लायबिलिटी बढ़ती है, अगर लायबिलिटी कोई बढ़ती है तो उसको, उसकी बढ़त को हम क्रेडिट साइड में लिखेंगे। और ये फर्क है उससे, क्योंकि जब कोई एसेट बढ़ता है तो हम उसको डेबिट साइड में लिखते हैं। डेबिट साइड बाएं साइड है और क्रेडिट साइड दाएं साइड। जब कोई लायबिलिटी बढ़ती है तो उसको हम क्रेडिट साइड में लिखते हैं, लायबिलिटी अकाउंट, यानी कि अकाउंट क्रेडिट कर दिया जाता है। और इसी प्रकार से लायबिलिटी अकाउंट को डेबिट कर दिया जाएगा जब कोई घटत होगी लायबिलिटी के अमाउंट में। मान लीजिए फर्म बोरो करती 5 लाख रुपए मोहन से, फर्म ने मोहन से 5 लाख रुपए बोरो किए। मोहन का जो अकाउंट है फर्म के खाते में, वो क्रेडिट कर दिया जाएगा, क्योंकि अब 5 लाख रुपए फर्म देगी, तो मोहन का अकाउंट क्रेडिट कर दिया जाएगा। क्योंकि
फर्म की लायबिलिटी बढ़ गई है, और लायबिलिटी जब बढ़ती है तो उसको क्रेडिट साइड में लिखते हैं, और बाद में अगर लोन को हम रीपे कर देते हैं मोहन को, तो मोहन के अकाउंट को हम डेबिट कर देंगे, क्योंकि तब लायबिलिटी घट जाएगी या खत्म हो जाएगी। तो ये मोहन का अकाउंट हो गया हमारा। तीसरी बात, ये जो बातें बताई जा रही हैं कि कैसे अकाउंट में एंट्री की जाती है डेबिट साइड में और क्रेडिट साइड में, और ये बहुत महत्वपूर्ण है। जब भी एसेट को बढ़ाया जाता है तो एसेट का अकाउंट डेबिट किया जाता है। डेबिट इज द लेफ्ट साइड, क्रेडिट इज द राइट साइड। जब भी कोई लायबिलिटी को बढ़ाया जाता है, लायबिलिटी बढ़ती है, तो उस लायबिलिटी का जो अकाउंट है वो क्रेडिट होता है। तो मान लीजिए कि इसी संदर्भ में जो तीसरी बात कहनी है कि जो इंक्रीज है ओनर के कैपिटल में, कैपिटल की बात हो रही है। अभी हमने एसेट की बात की, लायबिलिटी की बात। अब ओनर का कैपिटल जब बढ़ता है तो कैपिटल अकाउंट को क्रेडिट करते हैं। मान लीजिए कि प्रोप्राइटर एक एडिशनल कैपिटल इंट्रोड्यूस करता है, तो कैपिटल अकाउंट हम क्रेडिट कर देंगे। अगर ओनर उसमें से कोई पैसा विड्रॉ कर लेता है, जैसे ड्राइंग करता है, वो ड्राइंग मतलब वापस निकाल लेना, पैसा विड्रॉ कर लेना, तो उस केस में कैपिटल अकाउंट को हम डेबिट करते हैं। अब प्रॉफिट का कैसे जिक्र होता है? प्रॉफिट लीड्स टू इंक्रीज इन द कैपिटल एंड अ लॉस, और अगर लॉस होता है तो कैपिटल घटता है। प्रॉफिट से कैपिटल बढ़ता है, लॉस से कैपिटल घटता है। और इस रूल के अनुसार जो कि मेंशन किया गया 3 में ऊपर, प्रॉफिट और जो इनकम्स हैं वो डायरेक्टली क्रेडिट कर दी जाएंगी कैपिटल अकाउंट में। जो भी प्रॉफिट और जो इनकम्स होंगी सीधा कैपिटल अकाउंट में क्रेडिट की जाएंगी, और जो लॉसेज और खर्चे होंगे वो कैपिटल अकाउंट में डेबिट कर दिए जाएंगे। ये रूल नंबर 3 के हिसाब से कि कैपिटल जब भी बढ़ता है तो क्रेडिट होता है कैपिटल अकाउंट, और कैपिटल जब घटता है तो अकाउंट डेबिट होता है। बहरहाल, लेकिन ये ज़्यादा यूजफुल होगा अगर हम सारे इनकम और फायदे और एक्सपेंसेस और लॉसेस को अलग अलग रिकॉर्ड करें, और इसलिए ऐसा करने से हमें बड़ी यूजफुल इंफॉर्मेशन मिल जाएगी, अवेलेबल हो जाएगी कि कौन से वो फैक्टर्स हैं जो कि सालाना प्रॉफिट्स या लॉसेस पर असर कर रहे हैं, और बाद में इनका नेट रिजल्ट पता लगाया जा सकता है, और नेट रिजल्ट को हम कैपिटल अकाउंट में एडजस्ट कर सकते हैं। यानी कि वैसे तो जब भी कोई हमारा इनकम होता है हमको सीधे कैपिटल अकाउंट में उसको क्रेडिट करना चाहिए था, या मतलब अगर कोई गेन होता है या एक्सपेंसेस होता है, लॉस होता है, सीधे सीधे उसको कैपिटल अकाउंट में डालना चाहिए था। लेकिन हम क्या करते हैं, हम इनकम्स के लिए अलग अकाउंट बना लेते हैं, गेन्स के लिए अलग बना लेते हैं, एक्सपेंसेस के लिए अलग बना लेते हैं, लॉसेस के लिए अलग बना लेते हैं, वहां पे एंट्री करते हैं। फिर उस एंट्री को कंसोलिडेट करके हम कैपिटल अकाउंट को जाके एडजस्ट करते हैं, उसमें जाके एडजस्ट करते हैं। एक्सपेंसेस जो हैं वो डेबिट किए जाते हैं, इनकम्स को क्रेडिट किया जाता है। क्योंकि जो इनकम्स हैं और जो गेन्स हैं वो कैपिटल को बढ़ाएंगे। रूल इज कि जो भी गेन होगा या इनकम होगी वो क्रेडिट किए जाएंगे उस अकाउंट में, और चूंकि एक्सपेंसेस और लॉसेस जो हैं कैपिटल को घटाते हैं, इसलिए ये रूल है कि हम सारे एक्सपेंसेस और लॉसेस अकाउंट को हम डेबिट करेंगे जब भी वो एक्सपेंसेस बढ़ते हैं या लॉसेस बढ़ते हैं। ऑफ कोर्स अगर कोई कमी आती है इनकम या गेन में, तो जो अमाउंट कंसर्न, जो भी अकाउंट कंसर्न अकाउंट होगा उसको डेबिट कर दिया जाएगा। यानी इनकम या गेन के घटने से जो अकाउंट है वो डेबिट होता है, और उसी तरह से जब कोई घटत आती है एक्सपेंडिचर में या लॉस में, तो कंसर्न अकाउंट को क्रेडिट कर दिया जाएगा। तो इससे हमारे कुछ रूल निकल के आते हैं। तो हम उन रूल्स को समराइज कर सकते हैं कि इंक्रीज इन एसेट्स आर डेबिट्स एंड डिक्रीज आर क्रेडिट्स। एसेट्स जब भी बढ़ते हैं तो वो डेबिट, एसेट अकाउंट डेबिट होता है,
और एसेट्स जब घटते हैं तो एसेट अकाउंट क्रेडिट होता है। इसी तरह से इंक्रीज इन लायबिलिटीज आर क्रेडिट्स। जब भी लायबिलिटीज बढ़ती हैं तो लायबिलिटी अकाउंट क्रेडिट होता है, और जब भी लायबिलिटी घटती हैं तो डेबिट होता है। तीसरा रूल ये होगा कि ओनर का जो कैपिटल है जब बढ़ता है तो वो क्रेडिट होता है, और जब वो घटता है तो डेबिट होता है कैपिटल अकाउंट में। इसके बाद खर्चे जब बढ़ते हैं तो वो डेबिट होते हैं, जब खर्चे घटते हैं तो क्रेडिट होते हैं। उसके बाद जो रेवेन्यू जब बढ़ते हैं या इनकम जब बढ़ती हैं तो क्रेडिट होती हैं, और जब रेवेन्यू या इनकम घटती हैं तो डेबिट होती है। जो टर्म्स यूज किए हैं, जो शब्द यूज किए गए डेबिट या क्रेडिट, इनका ये मीनिंग नहीं लिया जाना चाहिए कि कोई फायदे या कोई नुकसान वाली चीज़ है। ऐसा नहीं कि डेबिट नुकसान है या क्रेडिट फायदा है, इस मीनिंग से नहीं लेना है। इसका जो टेक्निकल मीनिंग यहाँ निकल के आ रहा है वही लेना है, क्योंकि डेबिट और क्रेडिट केवल दो साइड बता रहे हैं, दो पहलू बता रहे हैं एक ही अकाउंट। आपको इस बात की सूचना नहीं दे रहे कि कोई नुकसान हुआ है या फायदा हुआ है। अब थोड़ा इलस्ट्रेशन इसी विषय पे देख लेते हैं कि कुछ ट्रांजैक्शन दिखाए जा रहे हैं जो कि आर ने किए थे जब आर ने बिजनेस शुरू किया। क्वेश्चन ये है कि हम कैसे अलग अलग अकाउंट बनाएंगे। शो हाउ वेरियस अकाउंट्स विल बी अफेक्टेड बाय दीज ट्रांजैक्शन। इन ट्रांजैक्शन से अलग अलग कौन कौन से अकाउंटों पे असर आएगा। सबसे पहला ट्रांजैक्शन है, आर ने बिजनेस शुरू किया 5,000 रुपये से। तो यहाँ पे 5,000 रुपये से कैश उसने बिजनेस में इन्वेस्ट किया। इसमें कौन कौन सा अकाउंट इन्वॉल्व है? बैंक अकाउंट इन्वॉल्व है और आर का कैपिटल अकाउंट इन्वॉल्व है। और ये जो इसमें एसेट जो है यानी बैंक अकाउंट जो है वो बढ़ रहा है, क्योंकि एसेट बढ़ रहा है तो उसको हम डेबिट साइड में एंट्री कर देंगे 5,000। और कैपिटल जो है इसमें वो भी बढ़ रहा है तो इसकी एंट्री हम क्रेडिट साइड में कर देंगे। उसके बाद दूसरा वो क्या कर रहा है, उसने फर्नीचर खरीदा, 1,200 का फर्नीचर खरीदा, तो इसमें जो फर्नीचर अकाउंट है वो एसेट अकाउंट है। तो फर्नीचर बढ़ गया, एसेट बढ़ गया, तो उसकी एंट्री डेबिट साइड में होगी। दूसरी तरफ बैंक जो है वो घट गया तो उसकी एंट्री क्रेडिट साइड में हो जाएगी 1,200। इसी तरह से जितने भी ट्रांजेक्शन से एंटर करे जा सकते। अब ट्रांजेक्शन्स क्या होते हैं और कैसे किए जाते हैं, एंट्री उसकी कैसे होती है। बुक कीपिंग के सिस्टम में स्टूडेंट्स नोटिस कर सकते हैं जो ट्रांजेक्शन्स हम रिकॉर्ड करते हैं बुक्स ऑफ अकाउंट्स में रिकॉर्ड करते हैं। ट्रांजेक्शन एक तरह की घटना है जो कि बाहरी नेचर की होती है और इसको तय किया जा सकता है मनी के टर्म्स में। ट्रांजैक्शन वो घटना है जो कि बाहरी होती है नेचर में, इंटरनल नहीं होती है। ट्रांजैक्शन किसी और से हम करते हैं और इसको मनी के टर्म्स में तय किया जाता है। किसी भी अकाउंटिंग पीरियड में हर बिजनेस के बहुत सारे ट्रांजैक्शंस होते हैं जिनका एनालिसिस किया जाता है फाइनेंशियल टर्म्स में, और उसके बाद उनको एक एक करके रिकॉर्ड किया जाता है। रिकॉर्ड करने के बाद उसका क्लासिफिकेशन किया जाता है और क्लासिफिकेशन के बाद हम उसको समराइज करते हैं। तो रिकॉर्डिंग, क्लासिफिकेशन एंड समराइजेशन इस तरह से चलता है। टू नो देयर इम्पैक्ट ऑन द फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स, और फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स में क्या इम्पैक्ट है ये पता लगाने के लिए क्लासिफिकेशन और समराइजेशन का काम होता है। जैसे हमने बताया था कि समराइजेशन का काम जो है वो बैलेंस शीट बनाना है, या प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बनाना है, या ट्रेडिंग अकाउंट बनाना है। क्लासिफिकेशन जो है वो लेजर में होता है, और रिकॉर्डिंग जो है वो जर्नल में होती है या कैश बुक में होती है। ट्रांजैक्शन एक दो तरफा प्रोसेस है जिसमें कि वैल्यू को ट्रांसफर किया जाता है एक पार्टी से दूसरे पार्टी के पास। ट्रांजैक्शन को अगर हम डिफाइन करें तो ये दो तरफा प्रोसेस है जिसमें वैल्यू एक पार्टी से दूसरे पार्टी के पास जाती है, और इसमें या तो पार्टी कोई वैल्यू रिसीव करेगी गुड्स के रूप में, और
वो पास करेगी वैल्यू को मनी के रूप में, रिसीव करेगी गुड्स के रूप में और मनी के रूप में देगी। और इसलिए कोई भी आसानी से ये पता लगा सकता है कि किसी भी ट्रांजैक्शन में एक पार्टी रिसीव करती है और वैल्यू को पास करती है दूसरी पार्टी को। और ट्रांजैक्शन को रिकॉर्ड करने के लिए ये बहुत ज़रूरी होता है कि उनका सपोर्ट किया जाए सब्सटैंशियल डॉक्यूमेंट से, मतलब डॉक्यूमेंट होना चाहिए जिसके आधार पे ट्रांजैक्शन को रिकॉर्ड किया जाएगा। जैसे परचेज इनवॉइस होने चाहिए, बिल्स होने चाहिए, परचेज बिल्स, पे स्लिप्स, कैश मेमोज और पासबुक इत्यादि। ये सारे डॉक्यूमेंट्स हैं जिसके आधार पर रिकॉर्डिंग होगी। ट्रांजैक्शंस जो कि एनालाइज किए जाते हैं इन टर्म्स ऑफ मनी और जिनके सपोर्ट में डॉक्यूमेंट्स भी होते हैं प्रॉपर, उनको रिकॉर्ड किया जाता है। यानी ट्रांजैक्शन जो मनी के टर्म्स में लिखे जा सकते हों और जिनके लिए कोई सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट्स भी हों, तो उनको रिकॉर्ड किया जा सकता है बुक्स ऑफ अकाउंट्स में डबल एंट्री के सिस्टम। तो एनालाइज करने के लिए डुअल एस्पेक्ट को हर ट्रांजैक्शन के दो अप्रोच इसमें हैं। हर ट्रांजैक्शन का जो दो तरफा एस्पेक्ट है उसको एनालाइज करने के लिए दो अप्रोचेस फॉलो किए जा सकते हैं। पहला अप्रोच है अकाउंटिंग इक्वेशन अप्रोच और दूसरा है परंपरागत अप्रोच। अब आते हैं हम कि पहली अकाउंटिंग इक्वेशन अप्रोच क्या है। किसी भी अकाउंटिंग के ट्रांजैक्शन के दोहरे पहलू को देखने के लिए अकाउंटिंग इक्वेशन अप्रोच क्या कहती है। अकाउंटिंग इक्वेशन अप्रोच ये कहती है कि जो एसेट्स की रिलेशनशिप है लायबिलिटीज के साथ और ओनर की इक्विटी के साथ इक्वेशन के रूप में, उसको हम अकाउंटिंग इक्वेशन कहते हैं। यानी एसेट माइनस लायबिलिटी इक्वल टू ओनर्स इक्विटी। बेसिक अकाउंटिंग इक्वेशन पिक्चर में आती है जब कैपिटल का जो सम टोटल है और लायबिलिटीज का जो टोटल है वो एसेट के बराबर होता है, जहां पर एसेट्स वो हैं जो बिजनेस ओन कर रहा है और कैपिटल और लायबिलिटी जो हैं वो है जो कि बिजनेस किसी को ओ करता है। कैपिटल और लायबिलिटी इज ओड बाय द, ओड मतलब उसको वापस करना। कैपिटल भी बिजनेस के द्वारा वापस किया जाना है, लायबिलिटी भी बिजनेस के द्वारा वापस की जानी है, और एसेट वो है जो उसको प्राप्त होगा या वो ओन करता है। डबल एंट्री सिस्टम के अंतर्गत हर बिजनेस ट्रांजैक्शन का दो तरफा असर होता है बिजनेस के एंटरप्राइज पे, जहां हर ट्रांजैक्शन जो है वो किसी चेंज को पर असर करता है, जैसे एसेट के चेंज पे, लायबिलिटी के चेंज पे या कैपिटल के चेंज पे असर करता है। और इस प्रकार से असर करता है हर ट्रांजैक्शन जो है एसेट, लायबिलिटी या कैपिटल पे असर करता है, और वो इस प्रकार से असर करता है कि एक अकाउंटिंग इक्वेशन हमारी कंप्लीट हो जाती है और इक्वल हो जाती है। ये जो अकाउंटिंग इक्वेशन है ये हमेशा होल्ड गुड करेगी हर पॉइंट ऑफ टाइम पे और किन्हीं भी नंबर ऑफ ट्रांजैक्शंस में और इवेंट्स में, सिवाय जब कोई अकाउंटिंग प्रोसेस में जो एरर हो जाएगा तब ये अकाउंटिंग इक्वेशन जो है ये होल्ड करेगी। वैसे तो ये अकाउंटिंग इक्वेशन हर ट्रांजैक्शन के केस में सही रहती है। अब इसका एक एग्जांपल लेते हैं। लेट अस सपोज कि किसी इंडिविजुअल ने बिजनेस शुरू किया और उसने सबसे पहले 50 लाख का कैपिटल कंट्रीब्यूट किया। कैपिटल लाया 50 लाख रुपए और उसने लोन लिया 10 लाख रुपए का, और ये लोन उसने एक बैंक से लिया जो कि उसको 5 साल में वापस करना था। उसके बाद उसने कुछ फर्नीचर खरीदा जिसका कॉस्ट 10 लाख रुपए थी, और उसने बेचने वाला सामान खरीदा, मर्चेंडाइज, जो कि 50 लाख के वैल्यू का था। अब इस मर्चेंडाइज को खरीदने के लिए उसने 40 लाख रुपए दे दिए सप्लायर्स को, और उसने कहा कि बाकी 10 लाख रुपए जो है मैं 3 महीने में दूंगा। अब मान लीजिए कि ये सारे ट्रांजैक्शंस और इवेंट्स जो हैं वो 0 पॉइंट पे हुए, यानी बेस पॉइंट पे हुए टाइम पे शुरुआत में हो गए। जो कंट्रीब्यूशन है ओनर का उसको हम कैपिटल कहते हैं, यानी कि जो पैसा लाया
जो कैपिटल है। जो उसने बोरिंग की उसको हम लोन्स या लायबिलिटी कहते हैं। जब भी लोन वापस किया जाने योग्य होता है जल्दी में, शॉर्ट रन में, मान लीजिए कि 1 साल में जब लोन वापस किया जा सकता है तो उसको हम कहते हैं शॉर्ट टर्म लोन या शॉर्ट टर्म लायबिलिटी। शॉर्ट टर्म मतलब 1 साल के अंतर्गत जो वापस किया जाएगा। दूसरी ओर अगर लोन मान लीजिए 4 या 5 साल में वापस होना है तो वो लॉन्ग टर्म लोन या लॉन्ग टर्म लायबिलिटी कहलाएगा। कुछ और शॉर्ट टर्म लायबिलिटीज भी हैं जो रिलेट करती हैं क्रेडिट परचेज ऑफ मर्चेंडाइज से, और इसको कहते हैं ट्रेड पेएबल। यानी कि आपने माल खरीदा और उसका पेमेंट नहीं किया है, बाद में करेंगे, तो वो आपका पेएबल है ट्रेड का। और आप परचेजेस करते हैं या सर्विसेज आप प्राप्त करते हैं क्रेडिट पे, ये एक्सपेंस के पेएबल हैं। ये जो शॉर्ट टर्म लायबिलिटीज हैं उनको हम करंट लायबिलिटी कहते हैं। कम अवधि की जो लायबिलिटीज होती हैं वो करंट लायबिलिटी कहलाती है। दूसरी ओर जो पैसा हम रेज करते हैं उसको हम इन्वेस्ट करते हैं। जो भी पैसा हमने रेज किया लोन के रूप में, कैपिटल के रूप में, निवेश करते हैं 2 तरह के एसेट्स में। एक होते हैं फिक्स्ड एसेट्स, दूसरे होते हैं करंट एसेट्स। जैसे फर्नीचर एक फिक्स्ड एसेट है, अगर वो लंबा चलता है, मान लीजिए 1 साल से ज़्यादा, और बिजनेस में उसका फायदा होता है, जबकि तो उसको फिक्स्ड एसेट बोलते हैं अगर लंबा चलता है। जबकि जो इन्वेंट्री है यानी जो स्टॉक है और जो कैश बैलेंस है वो फिक्स नहीं रहेंगे लंबे समय के लिए, क्योंकि जैसे बिजनेस शुरू होगा ये सब चीज़ें बदलना शुरू हो जाएंगी। ये करंट एसेट कहलाते हैं जो बार बार चीज़ें बदलती रहती है। ऑफन दी ओनर्स क्लेम और फंड इन द बिजनेस इज कॉल्ड इक्विटी। ओनर का जो भी दावा है बिजनेस में या जो भी फंड है उसको हम इक्विटी कहते हैं। और ओनर का जो भी क्लेम है उसका मतलब है कि उसने कैपिटल इन्वेस्ट किया हुआ है प्लस जो भी प्रॉफिट वो प्राप्त कर रहा है और उसमें से लॉस का माइनस किया जाना, यानी कैपिटल प्लस प्रॉफिट माइनस लॉस, दैट इज द ओनर्स क्लेम। तो ओनर की क्या क्लेम है। नाउ अब हमारे पास इक्वेशन है इक्विटी प्लस लायबिलिटी इक्वल टू एसेट्स। तो हम लिख सकते हैं इक्विटी प्लस लॉन्ग टर्म लायबिलिटी इक्वल टू फिक्स्ड एसेट्स प्लस करंट एसेट्स माइनस करंट लायबिलिटीज। तो एसेट्स को हम फिक्स्ड एसेट्स प्लस करंट एसेट्स, और जो लायबिलिटीज थी करंट लायबिलिटी वो हम इसमें से यहाँ माइनस करते हैं। अब ये देखिएगा, ये जो टेबल है इसमें बाएं तरफ आप देखिए इक्विटी है, लॉन्ग टर्म लायबिलिटीज हैं, करंट लायबिलिटीज हैं, ये हमारे सारे कैपिटल और लायबिलिटीज हैं। राइट हैंड साइड में हमारे एसेट्स हैं, फिक्स्ड एसेट है, फर्नीचर है, करंट एसेट्स हैं, इन्वेंट्री है, कैश है। तो इसको हम ये जो सारी राशियां हैं इसको इस प्रकार से लिख सकते हैं कि कैश बराबर है कैपिटल प्लस जो भी लोन लिया गया है लायबिलिटीज, उसमें से फिर हमने क्या कैपिटल में से घटाना शुरू किया फर्नीचर, और उसके बाद हमने दूसरा ट्रेड पेएबल जो था वो घटाया तो हमको कैश मिल जाएगा। अगर हम ईओ लिखते हैं इक्विटी के लिए, एलओ लिखते हैं लायबिलिटी के लिए, और एसेट के लिए एओ लिखते हैं, तो इक्वेशन हमारी जो है बेसिक अकाउंटिंग इक्वेशन ऐसे होती है ईओ प्लस एलओ इक्वल टू एओ। अब मान लीजिए कि उस पीरियड के अंत में इन्वेंट्री ली गई स्टॉक की, और इन्वेंट्री आई 2500, वो हाथ में था स्टॉक, कैश था 2000 रुपये, ट्रेड पेएबल 500 के थे, बैंक लोन हमारा 1000 रुपये का बचा हुआ है, इंटरेस्ट को पे कर दिया गया है लेटर से, बैंक लोन बचा है 1 लाख का, 800 रुपये जो है फर्नीचर है, उसमें 200 का लॉस भी हो गया है क्योंकि इस्तेमाल हो गया फर्नीचर। तो T1 टाइम पे यानी पहला जो टाइम पीरियड खत्म होता है तब हम सारे एसेट लिख दे रहे हैं कि फिक्स्ड एसेट के इतने हैं, करंट एसेट इतने हैं, कैश इतने हैं, कुल मिला के 5300 हो।
फिर हम लायबिलिटी को लिख दे रहे हैं, करंट लायबिलिटी हैं, लॉन्ग टर्म लायबिलिटी हैं, और इक्विटी भी हमने यहाँ पे एसेट माइनस लायबिलिटी को निकाल के फिर हमने इक्विटी निकाल ली 3800। अब E1 को हम EO से E0 से कंपेयर करें तो हम देख रहे हैं कि इक्विटी पहले थी हमारी 12 लाख से इक्विटी हमारी कम हो गई। पहले इक्विटी हमारी 50,000 थी और उसके बाद 38 लाख रह गई, 50 लाख से 38 लाख रह गई, तो इक्विटी हमारी कम हो गई। तो इक्विटी जब कम होती है तो वो एक लॉस होगा। यहाँ पे 3 जीरो आगे लगाए नहीं गए, इसलिए आपको लगा के पढ़ना होगा। क्योंकि बिजनेस ने लॉस किया, लॉस कैसे किया कि जो इक्विटी कैपिटल था वो रिड्यूस हो गया। तो इस पीरियड में E1 बिकम्स लेस देन EO, और जब हम कहते हैं E1 इज लेस देन EO तो इसका मतलब लॉस हुआ है T1 में, यानी फर्स्ट टाइम पीरियड में, यानी फर्स्ट ईयर में। और इसी तरह से E2 जो है वो अगर E1 से भी कम है तो